हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने वाइस प्रिंसिपल का जो आपका केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसका हम एमसीक्यू पार्ट ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था उसके बारे में कि उसमें क्या क्या जो है क्वेश्चंस आपके आए हैं। अगेन जो क्वेश्चंस है वो काफी सारे रिपीट हो रहे हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसएसए, सभी में काफी आपको जो है रिपीटेशन देखने को मिलेगी। और आपको इवन असिस्टेंट कमिश्नर में तो आपके जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी रिपीट है। ठीक है, तो एमसीक्यू में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस, हार्ड कॉपी नोट्स बाय कोरियर और इंटरव्यू बैचेस भी। तो हमारा इंटरव्यू बैच जो है अभी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, अपना नाम स्पेस देके सिटी लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप तैयारी करें यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर केवीएस एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, या फिर आपका एग्जाम है ईएमआरएस प्रिंसिपल, क्योंकि ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली है और दिसंबर 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स पहुंच जाते हैं। पैन इंडिया जो है आपकी बाय जो कोरियर डिलीवरी है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको पोर्टर के थ्रू सेम डे पर जो आपके नोट्स हैं वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है फॉर यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआर, इन सब में सारा कंटेंट आपका जो है अपडेटेड है। तो चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है हमारा, सजेस्ट फॉर मेजर्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले 4 उपायों का आपको सुझाव देना है। एक एक नंबर का एक उपाय है, अगर आपने एक लिखा है तो एक नंबर है, चार जो है 4 नंबर का है। तो किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं, ये हम डिस्क्रिप्टिव पेपर सोल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू की तरह एक सिंपल सा आंसर इसका नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप कोई भी जो है 4 मेथड्स लिख सकते हैं। मेरे जो मेथड्स हैं वो आपके मेथड से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका आंसर भी सही होगा, मेरा आंसर भी सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सेम नहीं लिखे तो क्या गलत है, नहीं, आप यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बस वो देखें, बाकी की हमने ये चीजें इससे लिखनी थी वो आप चीजें देखें। इसके अलावा कि आपने कौन सा पॉइंट लिखा है वो आपका पॉइंट बिल्कुल अलग हो सकता है और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकते हैं। इवन द लैंग्वेज हमारी डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज है, कोई भी किसी भी तरीके से अभिव्यक्ति कर सकता है अपनी, तो लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन आपका आंसर भी सही है। तो मेजर्स टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की संचार की प्रभावशीलता में सुधार के क्या उपाय हैं, जैसे कि क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जैसे आप कोई मीटिंग करते हैं तो पहले एजेंडा क्लियर होता है ना, किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, सामने वाला भी उसी चीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर आएगा। तो संचार से पहले विचारों को स्पष्ट करना। सेकंड, कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिसीवर नीड, तो प्राप्त करती आवश्यकताओं के अनुसार जो है यहाँ पर संचार करना, कि भाई जो है लैंग्वेज क्या होगी, टोन क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जब आप जो है असेंबली में खड़े होकर बच्चों को समझाएंगे तो उसमें आपकी लैंग्वेज अलग होगी। जब आप जो है स्टाफ रूम में एज अ प्रिंसिपल जब आप मीटिंग करेंगे तो वहां पर आपकी लैंग्वेज अलग होगी। थर्ड, वी हैव द बी अ गुड लिसनर। लिसनर बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक के लिए भी कम्युनिकेशन जो है आपने सब कलेक्ट कर, लेकिन डाटा कम्युनिकेट नहीं किया वो भी नहीं है, तो फीडबैक इंपॉर्टेंट है, यानी कि उचित फीडबैक देना भी जरूरी है। तो ये 4 मेथड है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली भी लिख सकते हैं, भाई क्लैरिटी ऑफ मैसेज हो, फीडबैक सिस्टम है, यूज ऑफ मल्टीपल चैनल है, ट्रेनिंग अवेयरनेस है, इस तरीके से भी आपका आंसर हो सकता है। नाउ द सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ब्रीफली डिस्कस एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के किन्हीं भी 2 सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा करनी है। एक सिद्धांत आपका 2 नंबर का, यानी कि 2 सिद्धांत आपको लिखने हैं। तो डेवलपमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, हमें पता है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन एंड एट द डेथ, हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूअस है, कभी भी जो है नहीं रुकता है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर एक जो डिफरेंस है हमारा, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। इसीलिए तो आपके क्लासरूम में सारे बच्चे जो है सेम इंटेलिजेंट नहीं है, सेम मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, सेम जो है परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट, अलग अलग है, क्योंकि डेवलपमेंट की जो रेट है वो सब में अपनी अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो सिंपली कि डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस है, फॉलोज है, सीक्वेंस में हो, तो आप बता सकते हो कि भाई ये चीज होगी, प्रेडिक्टेबल है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 4 स्टूडेंट रोल इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में कोई भी 4 भूमिकाओं के बारे में आपको लिखना है। सहयोगात्मक अधिगम समूह में 4 भूमिका, एक भूमिका आपकी 1 नंबर के। तो क्या है यहाँ पर हमारा रोल इन द कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो किस, क्या रोल है हमारा, स्टूडेंट का रोल पूछा गया। तो स्टूडेंट का क्या रोल है सहयोगात्मक अधिगम में, जो है विद्यार्थियों की भूमिका सबसे पहले एनकरेजर के रूप में, तो एनकरेज ऑल मेंबर्स टू पार्टिसिपेट एंड द शेयर आइडिया, प्रोत्साहन देने वाला है। सेकंड हमारा रिकॉर्डर के रूप में कि कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, उसका हम रखें। थर्ड है चेकर, एंश्योरिंग दैट ऑल ग्रुप मेंबर अंडरस्टैंड द मटेरियल बीइंग डिस्कस, तो चेकर के रूप में। फोर्थ हमारा टाइम कीपर कि मॉनिटरिंग द टाइम टू इंश्योर द टास्क इज कंप्लीटेड विद इन द लिमिट। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे लीडर है, रिकॉर्डर है, टाइम कीपर है, प्रेजेंटर है, ये चारों है। नेक्स्ट वी हैव अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द टोकन रीइंफोर्समेंट। कंटीजेंसी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट और जो है हमारा टोकन रीइंफोर्समेंट क्या होता है इसके बारे में बताना है। एक एक जो है आपका 2 नंबर का, यानी कि अगर आपने कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा तो 2 नंबर, टोकन के बारे में लिखा तो 2 नंबर है। तो दोनों क्या चीज है, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि आकस्मिक अनुबंध जो है वो क्या होता है, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन अ टीचर, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट, स्पेसिफाइड टारगेट बिहेवियर एंड द रिवॉर्ड फॉर अचीविंग, क्या क्या चीजें जो है अचीव करनी है और उसके क्या जो है रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है उसके बारे में आकस्मिक अनुबंध। सेकंड वी हैव द टोकन रीइंफोर्समेंट, हम डायरेक्टली रीइंफोर्समेंट ना देके हम किसी थर्ड चीज का यूज करें यहाँ पर टोकन के रूप में। जैसे आप बच्चों को कई बार स्टार देते हो, 10 स्टार कलेक्ट हो गए तो आपको ये चीज मिलेगी, या घर में आपने बच्चों का, आप घर पे कोई भी काम करो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है कोई स्टार सिस्टम दे रहे हैं, फिर आपसे कैश ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स अर्न टोकन, जैसे स्टार ले रहे, पॉइंट्स मिल गए डिजायर्ड बिहेवियर के, और बाद में हम उसको रिवॉर्ड्स के लिए हम जो है यहाँ पर उसको एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि हर पूरे महीने आपको जो है अच्छे से काम करना है, अपना होमवर्क आते ही कंप्लीट करना है, ड्रेस जो है आपको सही जगह पर रखनी है, शूज आपको सही जगह पर रखनी है, आप स्टार या कुछ भी सिस्टम देते हैं और उसको बोलते हैं अगर आपने इतने स्टार्स कलेक्ट कर लिए तो इस मंथ में हम जो है वीकेंड पर ट्रिप पर जाएंगे, तो वो आपका क्या है कि रिवॉर्ड उसके लिए क्या ट्रिप है, लेकिन क्या यूज करें हम टोकन, स्टार्स यूज कर रहे हैं। Next, we have the question number 5. What do you understand by instructional leadership? And list any 2 aspects of the instructional leadership. आप अनुदेशात्मक नेतृत्व से क्या समझते हैं, इसी के 2 पहलुओं के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने डिफाइन किया है तो 2 नंबर, आगे आपने 2 एस्पेक्ट्स में लिखे हैं तो 2 नंबर हमारे उसके हैं। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जो है हमारी, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रेफर्स टू दी एक्शन ए लीडर टेक्स टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग बाय फोकस ऑन टीचिंग क्वालिटी एंड द करिकुलम। इंस्ट्रक्शन पर फोकस होगा। तो इंस्ट्रक्शन लीडरशिप हमारी क्या है, जहां पर हमारा एक लीडर जो है स्टूडेंट्स को इंप्रूव करता है, फोकस ही कर रहा है किस पर, क्वालिटी पर, करिकुलम जो है उस पर हमारा फोकस है, वो हमारा अनुदेशात्मक नेतृत्व है। एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी एस्पेक्ट ले सकते हैं, जैसे प्रमोटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये हमारा क्या है, जो हमारे 2 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ पर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, हाईलाइट एनी 4 सिग्निफिकेंट स्टेप्स ऑफ सुपरवाइजिंग द टीचर लर्निंग प्रैक्टिस इन अ स्कूल। विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में पर्यवेक्षण के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण चरणों पर आपको प्रकाश डालना है। एक एक नंबर का है, अगर आपने एक स्टेप दिया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, सुपरवाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे प्री ऑब्जर्वेशन प्लानिंग है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस एंड फीडबैक है, एंड फॉलो अप सपोर्ट। तो ये 4 स्टेप्स आप इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एज अप्रोप्रिएट क्लास एज पर द आरटी एक्ट। आरटी एक्ट से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है कि आरटी एक्ट जो है एज अप्रोप्रिएट क्लास के बारे में बात करता है, तो वो क्या है, एनलिस्ट 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड और नॉट कंप्लीटेड देयर एलिमेंट्री एजुकेशन। 3 आपको स्पेशल प्रोविजन बताने हैं जो कि यहाँ पर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट न कर पाने की के बारे में है ना। तो जो है यहाँ पर आयु उपयुक्त कक्षा आरटी 2009 के अनुसार से आपका क्या तात्पर्य है, प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश न पाने या प्राथमिक शिक्षा पूरी न कर पाने वाले बच्चों के लिए 3 विशेष प्रावधानों की सूची बनाई है। अब जो एंट्री नहीं कर पाता है सेम एज पर, तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाए गए उसके बारे में आपको बताना है। तो एज अप्रोप्रिएट क्लास और आरटी की अगर हम बात करें तो एज अप्रोप्रिएट क्लास क्या है कि अगर कोई भी बच्चा जो है कभी भी स्कूल में नहीं भी गया है, उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, तो आरटी एक्ट कहता है कि अगर कोई भी बच्चा जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग हम एडमिशन
देंगे। जैसे एनईपी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, है ना, 7 साल का बच्चा है तो हम उसको सीधा सेकंड क्लास में भेजेंगे, लेकिन उससे पहले तो उसने पढ़ा नहीं है, तो उसका क्या प्रोविजन होगा, उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास आरटीए की बात करता है स्पेशल ट्रेनिंग की, कि एज अप्रोप्रिएट जो है हम यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, राइट टू कंप्लीशन, उसके पास पूरा अधिकार है कि 14 साल की उम्र तक अपनी जो है एजुकेशन वो पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर आरटीए एक्ट के बारे में कई बार बात की गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरटीए एक्ट में जो है 14 साल दिया गया है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन हम 14 साल के बाद भी पूरा कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो है 17 साल में भी एडमिशन ले रहा है, उसके नहीं हुआ है पूरा एजुकेशन, उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी कंटिन्यू रही है ना। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो हमारे पास 6 to 18 ईयर्स है। नो डिनायल ऑफ एडमिशन, किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता कि भाई उसके पास एज प्रूफ नहीं है या इसलिए हम मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, डिफाइन गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको सरकारी कर्मचारी की परिभाषा बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन अंडर सीसीएस सीसीए रूल, सीसीएस सीसीए रूल के अकॉर्डिंग जो है निलंबन यानी कि जो आपका सस्पेंशन है उसकी क्या डेफिनेशन वो आपको बतानी है, क्या होता है, ठीक है। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का बी पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है मेंशन वन सिचुएशन वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी प्लेस्ड अंडर द सस्पेंशन, किसी भी एक स्थिति का उल्लेख करना है जिसमें सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है, किस सिचुएशन में, ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन बताना है। फोर्थ है हमारा नेम द अलाउंस पेबल टू सस्पेंडेड एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय सस्पेंशन पर होता है उसको कौन सा अलाउंस पे किया जाता है वो बताना है। तो 4 है आपके पास। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विस और पोस्ट अंडर द यूनियन, हम हर बार पढ़ते हैं, सब पर लागू होते हैं हमारे रूल। तो ये है सस्पेंशन, हमें पता है सस्पेंशन क्या, टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम द सर्विस होती है, नोट अ पेनल्टी, नोट अ पनिशमेंट, है ना। लगभग हर एक क्वेश्चन में सस्पेंशन वाला जो है हर एक एग्जाम में अब की बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें सस्पेंशन पे, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हम सस्पेंशन पर रख सकते हैं, जब भी हमने डिसाइड कर लिया कि भाई जो कंप्लेन है, इंक्वायरी होनी है या इंक्वायरी चल रही है, उस टाइम पर हम एम्प्लॉय को जो है सस्पेंशन दे सकते हैं। सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हैं हम, जब हमारा एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन पर होता है हम उसको फुल सैलरी नहीं देते, हम उसको क्या देते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वाह भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्प्लॉय स्किप्स सीजीएचएस प्रोसीजर एंड टेक्स कॉस्टली ट्रीटमेंट इन कॉर्पोरेट अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, कोई कर्मचारी सीजीएचएस की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए कॉर्पोरेट गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराता है, इस दशा में आपको बताना है व्हाट कुड बी टेक्निकल प्रॉब्लम टू प्रोसेस द बिल, बिल को प्रकृतिम करने में क्या तकनीकी कठिनाई आ सकती है। सेकेंड, हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट सिचुएशन इन फ्यूचर, आप भविष्य में इस तरीके की स्थिति को कैसे निवारण कर सकते हैं। 1 नंबर आपका यहाँ से हो गया, 1 नंबर आपका यहाँ से। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल, किस परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी निजी अस्पताल में उपचार करा सकता है। 1 नंबर का आपका ये है। लास्ट है, हाउ मेडिकल अटेंडेंस रूल्स बैलेंस द वेलफेयर एंड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, चिकित्सा परिचर्या नियमावली में कल्याण और वित्तीय अनुशासन में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये 4 पार्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, सीजीएचएस से हमारा क्वेश्चन है। तो मेडिकल अटेंडेंस रूल और सीजीएचएस से हमारे पास है सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि जो हम जो है रिम्बर्समेंट देते हैं वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक हम देते हैं, तो जो बिल है वो रिजेक्टेड हो सकता है क्योंकि जो हमारा अमाउंट है वो हम एम्स या जो भी गवर्नमेंट रेट्स है उसके अकॉर्डिंग देंगे। सेकंड, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम कि हम जो है स्टाफ को एजुकेट करें कि भाई जब भी कोई भी ट्रीटमेंट है आप जो है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाओ, है ना, उससे हमारा क्या होगा कि कैशलेस का बेनिफिट भी मिलेगा आपको, या फिर जो भी है कि हम प्रेफरेंस करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां से, तो जहां पर एएमए ने बोला वहां से हम करवाएं। थर्ड, हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर सर्कमस्टांसेस भी है तो हम वहां पर अप्रूवल देते हैं जहां पर लाइफ एट रिस्क है, गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आसपास, है ना, 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास जो है मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही नहीं है, नियर बाय सिटी में नहीं है हमारे पास, और जो है लाइफ बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्कमस्टांसेस को अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंस के दीज रूल्स एंश्योर एम्प्लॉय वेलफेयर थ्रू द रिम्बर्समेंट व्हाइल मेंटेनिंग द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि रिम्बर्समेंट है और हमारे पास जो फिक्स कैप है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए पेरेंट फाइल्स आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग द डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पीटीए फंड्स इन द स्कूल, सेम क्वेश्चन था हमारा जो है प्रिंसिपल वाले पेपर में, ठीक है। तो कोई माता पिता विद्यालय के अभिभावक अध्यापक संघ पीटीए निधियों के उपयोग के ब्यौरे की मांग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है ना। तो मैं जब भी प्रिंसिपल का पेपर मैंने उसी दिन कोशिश की थी कि सेम डे ही आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्यूशन मिल पाए, क्योंकि आपको वाइस प्रिंसिपल में बहुत हेल्प मिलने वाली थी, है ना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहां से आया है। तो इज दिस इंफॉर्मेशन कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट, क्या आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कवर करना जरूरी है। सेकेंड हमारा व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्कूल, यहाँ पर जो है स्कूल की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
थर्ड है हमारा व्हाट प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वुड हेल्प, कौन से सक्रिय प्रकटन इसके सहायक होंगे। फोर्थ है हाउ डज आरटीआई प्रमोट द गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे प्रमोट होगी। तो अब क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है, देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करें आप पिछले जो पेपर के, अब आप डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव से आपको सीधा हेल्प मिल गई कि सीधा हमारा क्वेश्चन रिपीट है, एमसीक्यू में तो थी बट जो है डिस्क्रिप्टिव में भी है। तो क्या हम पीटीआई की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हाँ पीटीए फंड्स की इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे यहाँ पर हम जनरली कवर करते हैं, पीटीए फंड्स के रिगार्डिंग है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ पीटीए फंड्स हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्कूल का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है विद इन 30 डेज आपको प्रोवाइड करनी है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर क्या है, जो भी रिपोर्ट्स हम अपनी वेबसाइट पर जो है वहां पर रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, जैसे आप देखोगे ना केवीएस एनवीएस पूरा फंड की जानकारी होती है वहां पर। गुड गवर्नेंस कैसे हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है आरटीआई से, जो है अकाउंटेबिलिटी वो बनती है, तो ये सब चीजें हमें जो है हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा वीपी का जो है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको इनसे बहुत ही हेल्प मिली होगी, आपको आइडिया में लग गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट जो आप लिख सकते थे, कौन सा का क्या आंसर है, जहां पर अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो आपको वहां पर हेल्प मिली होगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रेलिवेंट मिल जाती है। यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है फॉर द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अगर आप तैयारी करें केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ओपन या एलडी, तो उसके लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, या फिर ईएमआरएस प्रिंसिपल, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से नोट्स आपको जो है कोरियर के माध्यम से मिल जाते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो सेम डे आपको डिलीवरी मिल जाती है। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमारे पास सारे जो है बैचेस अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम वैलिडिटी, चाहे वो आपका यूपीएससी है, केवीएस है, एनवीएस है, एमआरएस है, क्योंकि एमआरएस की वैकेंसी भी दिसंबर 2026 में नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो अपडेटेड है, कंटेंट जो है आपका अपडेटेड है, तो यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।